अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स के एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये लफ्ज़ के बारे में जानना है कि एक्वेटिक लफ्ज़ किसको कहा जाता है या किस चीज़ का नाम है। तो एक्वेटिक लफ्ज़ एक्वा से आया है और एक्वा का मतलब होता है पानी। ठीक है, इसे अच्छी उर्दू में कहा जाता है आबी। क्या कहा जाता है? आबी। तो अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ एक्वेटिक एनिमल्स, तो आपने क्या समझना है कि आबी जानदार, ऐसे जानदार जिनकी अफजाइश और पैदाइश सिर्फ़ और सिर्फ पानी में होती है। किस में होती हो? पानी में होती हो। उस तरह के तमाम जानदार क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं, ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन एक्वेटिक एनिमल्स में दो तरह के जानदार इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और दूसरे पाए जाते हैं मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म। तो जो जानदार फ्रेश वाटर में रहते हैं मतलब कि वो मीठे पानी में रहते हैं, और जो जानदार मैरीन वाटर में रहते हैं मतलब कि वो किस में रह रहे हैं? खारे पानी में रह रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया था कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो मीठे पानी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं या रहते हैं। उस तरह के तमाम जानदार को फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जबकि मैरीन वाटर वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो खारे पानी में रहते हैं, मतलब उस पानी में गुजर बसर करते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब समुद्री पानी, हॉक्स बे का साहिल हो गया, ठीक है, गडानी हो गया, मुबारक विलेज हो गए, ठीक है, इससे केमाड़ी हो गया, इस तरह की जगहों पर गुजर बसर करने वाले जानदार यानी कि समुद्री पानी में पाए जाने वाले जानदार क्या कहलाते हैं? मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, तो सबसे पहले देखते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में हमारे पास दो तरह के जानदार आ जाते हैं। एक कहलाते हैं फ्रेश वाटर और दूसरे कहलाते हैं मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स। फ्रेश वाटर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक तरीका कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, और दूसरा तरीका कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन बाय डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
फ्रेश वाटर और दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है कि पानी की बुनियादों पर जानदारों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक फ्रेश वाटर एनिमल्स कहलाते हैं और दूसरे मैरीन वाटर एनिमल्स कहलाते हैं। मतलब फ्रेश वाटर एनिमल्स का मतलब है मीठे पानी में पाए जाने वाले जानदार, मैरीन वाटर एनिमल्स का मतलब है खारे पानी में पाए जाने वाले जानदार। ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस फ्रेश वाटर एनिमल्स में दो तरह से होता है। एक तरीका कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा तरीका कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन बाय डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से होती है। इसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है वो यूरिन फॉर्मेशन की बिहाफ पर होता है। मतलब जो जानदार पानी के अंदर पाए जा रहे हैं वो डाइल्यूट यूरिन फॉर्म करेंगे, ठीक है। इस तरह से ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस इनकी बॉडी में होगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल्स आ जाती हैं। आप यहाँ एग्जांपल्स करके लिख लें ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाएगी वो है एमेबा की, या फिर आप लिख लें पैरामीशियम की, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से होती है। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसकी बात कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है? तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सिंगल सेल कंटेन करता है, जिसे हम एमेबा कह सकते हैं। एमेबा की बॉडी के अंदर छोटे छोटे सर्कुलर शेप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं। आउटर जो बाउंड्री होती है सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लें ताकि समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। जिसका न्यूक्लियस है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सीडोपोडिया कहलाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि न्यूक्लियस हो गया, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, आउटर वॉल जो है एक्टोप्लाज्म मौजूद होता है इसके साथ ही साथ, और अंदरूनी वाला हिस्सा जो है वो एंडोप्लाज्म मौजूद होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसे आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल रखने वाले जानदार होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो पार्टली कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से होता है और कुछ परसेंट जो है वो बॉडी सरफेस से होता है। तो एमेबा की बॉडी के अंदर जो इसका सेलुलर फ्लूइड्स है और अनवांटेड और टॉक्सिक मटेरियल है, वो तमाम का तमाम अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो तमाम का तमाम मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड होता है। किस शक्ल में होता है? वो फ्लूइड की शक्ल में होता है। तो वो तमाम का तमाम मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये तमाम का तमाम फ्लूइडी मटेरियल, ठीक है, अनवांटेड गैर ज़रूरी मटेरियल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है।
ठीक है, और कुछ हद तक इनकी बॉडी के अंदर भी रह जाता है। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है एक वक्त तक जाता रहेगा, मतलब कि अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जाता रहेगा। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फुलफिल हो जाएगा अनवांटेड और टॉक्सिक मटेरियल से, फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मूव करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की सरफेस पर जाकर लाई करेगा। ठीक है, बॉडी की सरफेस पर लाई करने का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रोटेट आउट होगा, रोटेट आउट होने के बॉडी की सरफेस पर जाकर लाई करेगा और वहाँ से अपनी वॉल को रप्चर कर देगा। अपनी वॉल को क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। जैसे ही इसकी वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की वॉल रप्चर होगी, ठीक है, इसकी बॉडी सरफेस के पास से, ठीक है, तो तमाम का तमाम अनवांटेड और टॉक्सिक मटेरियल इनकी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा, मतलब फॉल ऑफ या एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मदद से एमेबा के अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करते हैं एक और तरीक़ेकार है हमारे पास कि फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं, मतलब जो मीठे पानी के अंदर जो मछलियाँ पाई जाती हैं, उनकी बॉडी के अंदर किस तरह से ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन, कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन तो हो रहा है लेकिन उसके नतीजे पे डाइल्यूट यूरिन फॉर्म हो रहा है। यूरिन भी दो तरह के होते हैं, एक यूरिन वो होता है जो कंसनट्रेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसकी पीएच जो है वो हाईली एसिडिक होती है। ठीक है, और एक यूरिन वो होता है जो डाइल्यूट होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंतहाई कम होती है और लेस विस्कस होता है। उस तरह के यूरिन को कहा जाता है क्या? डाइल्यूट यूरिन। तो जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, पहले मछलियाँ बना लें आप। ये जदीद दौर की फ़िश है, लॉकडाउन में ऐसी फ़िश बनती है। तो फ्रेश वाटर फिश हो गई, इनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक होता है। मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जब वाटर रिलेशन ऑफ अ सेल, जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, आज से 3 लेक्चर पहले जाएं तो आप इन चीज़ों को रिकॉल करें अच्छी तरीके से, तो आपको याद आएगा। वहाँ मैंने ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ पर ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस बताया था। तो हाइपरटोनिक का मतलब है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब अंदर का जो फ्लूइड है, इस फिश की बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो हाईली डेंसर है। ठीक है, मतलब ये कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्लूइड जो है वो हाईली विस्कस है। ठीक है, तो अंदर का जो बॉडी है, अंदर की जो बॉडी फ्लूइड है इनकी, वो हाइपरटोनिक है। और जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं, तो फ्रेश वाटर फिशेस की बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड होता है, अंदर का जो मीडियम होता है, वो हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड होता है। ये मछलियाँ मुसलसल वाटर को एक्सपेल आउट करती हैं। और सॉल्ट को रिटेन करती हैं। अब बात को वाज़ह तौर पर समझने की कोशिश करिएगा कि
फ्रेश वाटर फिशेस जितनी भी होती हैं या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है कि इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक होता है, और सराउंडिंग जिस पानी में पाई जा रही है वो पानी का जो मीडियम है, ठीक है, उस वाटर का जो मीडियम है वो जो है वो हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, मतलब बाहर जो है वो हाइपोटोनिक मीडियम है, अंदर का जो बॉडी फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है, मतलब ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। फ्रेश वाटर फिश जो हैं वो यहाँ से पानी को इनटेक करेंगी, ठीक है, लेकिन वो मुसलसल ड्रिंक वाटर नहीं करती, मतलब मुसलसल पानी को नहीं पीती। ठीक है, तो फ्रेश वाटर फिशेस हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड रखती हैं, मुसलसल वाटर को एक्सपेल आउट कर रही होती हैं, अपनी बॉडी से इजेक्ट आउट कर रही होती हैं, और बदले में क्या रिटेन कर रही होती हैं? सॉल्ट रिटेन कर रही होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन बाय डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है कि मुसलसल फ्रेश वाटर फिशेस हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड रखती हैं, सॉल्ट को रिटेन करती हैं, वाटर को एक्सपेल आउट करती हैं, और इनकी बॉडी के अंदर जो अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो होता है डाइल्यूट यूरिन। तो डाइल्यूट यूरिन ये रेक्टम की मदद से इजेक्ट आउट करती है। तो जो इजेक्शन हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है? डाइल्यूट यूरिन। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं मैरीन वाटर एनिमल्स के अंदर मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है, तो मैरीन वाटर एनिमल्स जो हैं जिसमें हमारे पास बोनी फिशेज आ जाती हैं, तो बोनी फिशेज जो है वो मुसलसल वाटर को ड्रिंक कर रही होती हैं। यहाँ इसके लिए भी आप एक फिश बना लें। इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है मैरीन फिशेस का, मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म का या एनिमल्स का, वो हाइपोटोनिक होता है। ये मछलियां मुसलसल सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर रही होती हैं, ये मछलियां मुसलसल सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करती हैं, यानी कि एक्सपेल करती हैं, और बदले में वाटर को रिटेन करती हैं। तो इस तरह का मैकेनिज्म मैरीन वाटर एनिमल्स में होता है। तो दोबारा समझिएगा इस बात को कि मैरीन वाटर एनिमल्स जो हैं वो मुसलसल वाटर को ड्रिंक कर रही होती हैं, ठीक है, यहाँ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वाटर इस जगह पर गिल्स के पास, ठीक है। इनकी बॉडी का जो अंदर का फ्लूइड है, मीडियम जो है वो हाइपोटोनिक है, जिस पानी के अंदर पाई जा रही है वो हाइपरटोनिक है। यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, यहाँ का बॉडी का फ्लूइड, इस मछली की बॉडी का फ्लूइड यानी कि फ्रेश वाटर एनिमल्स की बॉडी का फ्लूइड जो है हाइपरटोनिक है, बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक है, जिस पानी में पाई जा रही है वो हाइपो है। अगर अंदर हाइपर है तो बाहर हाइपो होगा, और अगर अंदर हाइपो है तो बाहर का मीडियम हाइपर होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस के बिहाफ पर। तो जो मैरीन वाटर एनिमल्स होते हैं वो उनकी बॉडी का जो मीडियम होता है, उनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर कम होती है, लेस डेंसर मीडियम होता है अंदर का एज कम्पेयर टू आउटर रीजन, और आउटर रीजन जो है इनका वो क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। ये मुसलसल वाटर को रिटेन कर रहे होते हैं और सॉल्ट को एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है? बाहर की जानिब ज़्यादा होती है, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर की जानिब कम होती है, क्योंकि इनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो हाइपोटोनिक होता है।
अच्छा, तो इस तरह से मैरीन वाटर एनिमल्स, ठीक है, यानी कि खारे पानी में पाए जाने वाले जानदार जो होते हैं वो भी क्या रिलीज कर रहे होते हैं, यूरिन रिलीज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इनकी बॉडी से डाइल्यूट यूरिन रिलीज होता है, और मैरीन वाटर एनिमल्स जो हैं इनकी बॉडी से अमूमन जो है वो अमोनिया रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, अमोनिया रिलीज होता है। लेकिन मैरीन वाटर एनिमल्स जो अमोनिया रिलीज कर रहे होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आइंस रिलीज कर रहे होते हैं। उस आइंस को कहा जाता है अमोनिया माइन। क्या कहा जाता है, अमोनिया माइन। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन हो गई, ये तो चीज़ें आप लोगों ने देख ली कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन हो रही है और मैरीन वाटर एनिमल्स के अंदर किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन हो रही है। मैरीन वाटर एनिमल्स के अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं, जैसे शार्क की बात करूँ या रे फिश की बात करूँ, इनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो स्लाइटली हाइपरटोनिक होता है। तो इन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती वाटर लॉस की, कि इनकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस हो रहा है, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर, शार्क और रेस फिश जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिन को स्टोर कर लेते हैं। किसको स्टोर कर लेते हैं, वो यूरिन को स्टोर कर लेते हैं। और जब उनकी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म का वक्त शुरू होता है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उस दौरान इनकी बॉडी के अंदर वाटर प्रोड्यूस होता है। वही वाटर को क्या कर रहे होते हैं, ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर इनकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर अगर रिलीज भी हो जाए तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने की एबिलिटी भी रखते हैं और प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी रखते हैं। अच्छा, तीसरी बात, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसे ऑस्मो कन्फॉर्मर कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात मैं आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता हूँ कि ऐसी मछलियाँ, मिसाल के तौर पर आप ले लें हैग फिशेस, ठीक है, जैसे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हो गए, कुछ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स लाइक हैग फिश। तो हैग फिश यहाँ लिख देता हूँ मैं, HAG, HA और G आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये बात एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमेशा याद रखनी है कि हैग फिशेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि हैग फिशेस को ऑस्मो कन्फॉर्मर हम क्यों और किस लिए कहते हैं। तो ऐसी तमाम की तमाम एनिमल्स, ऐसी तमाम की तमाम फिशेस या ऐसे तमाम के तमाम मैरीन एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर का फ्लूइड, जिनकी बॉडी का फ्लूइड और बॉडी के बाहर का फ्लूइड, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो। सपोज कर लें ऐसे जानदार जिनकी बॉडी के अंदर का मीडियम और बाहर का मीडियम जो है वो सेम हो, मतलब बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस बिल्कुल भी ना हो, तो उस तरह के जानदार को कहा जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर उन जानदारों को कहा जाता है जिनकी बॉडी का फ्लूइड जो है वो आइसोटॉनिक होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक मतलब है सॉल्यूशन, फ्लूइड है, ठीक है। तो those type of organism which having the same body fluid outside or inside the body, this type of organism is called osmo conformer. तो hag fishes are the best example of osmo conformer. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसमें अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब दिल चाहे, जब फ्रीली फील करें, उस वक्त पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।